नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज हम हमारा कृष्ण काव्य पूरा हो गया है, उसकी एक क्लास बाकी बची है, वो शंकराचार्य वाली और निम्बारकाचार्य या मध्वाचार्य या वल्लभाचार्य, इनके बारे में थोड़ा इनके सिद्धांत दर्शन। हालांकि बीच बीच में तो ये सभी हो गए हैं क्योंकि निम्बारक संप्रदाय में निम्बारक जी आ गए हैं और वो जो वल्लभ संप्रदाय या फिर पुष्टि मार्गी संप्रदाय है उसके अंदर वल्लभाचार्य जी आ गए हैं। उसके बाद अगर हम मध्वाचार्य जी की बात करें तो वो नहीं आए हैं, विष्णु स्वामी भी नहीं आए हैं। उसके अलावा बाकी की बात करें तो बस यही है, इनके बारे में बताना। एक क्लास है छोटी सी, वो भी ले लेंगे, लेकिन बाकी सारी क्लासें कृष्ण काव्य से संबंधित हो चुकी है। आज हम रीतिकाल प्रारंभ करने वाले हैं, तो रीतिकाल के अंतर्गत मैं छोटी छोटी क्लासें लेने वाला हूँ। आप उसी हिसाब से उनको देखते रहें। बड़ी क्लासों में थोड़ी बोरियत महसूस होती है, छोटी छोटी क्लासों तात्पर्य पहले हम पढ़ेंगे रीति का शाब्दिक अर्थ, ठीक है, उसके बारे में, और रीतिकाल का आरंभ कहाँ से होता है ये। फिर हम राजनीतिक परिस्थितियाँ पढ़ेंगे कि रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या है। उसके बाद हम रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन शुरुआत में ही मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। वो बात ये है कि बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें जो है वो दिमाग से निकल जाती हैं। तो वो बात ये है कि रीतिकाल जो है ना, उससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो रीतिकाल की प्रवृत्तियों में से आते हैं। कुछ भी हो चाहे आप प्रवृत्तियां जरूर पढ़ें रीतिकाल की। अगर आपके पास दो पुस्तकें हैं तो दोनों पुस्तकों की रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं उनको जरूर पढ़ें और गौर से पढ़ें। पढ़ते वक्त वो आपको एक जैसी लगेंगी लेकिन वो अलग अलग हैं, अलग अलग। और उसमें भी क्या है, जैसे रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग बांटा है। शुक्ल ने अलग तरीके से बांटा है, नगेंद्र ने अलग तरीके से बांटा है, गणपत चंद्र गुप्त का तरीका अलग है। लेकिन हम प्रमुख रूप से अगर उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो वो हम 3 रूपों में पढ़ते हैं: रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। अब इन तीनों की जो प्रवृत्तियां हैं, जो विशेषताएं हैं, वो अलग अलग हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अक्सर क्या होता है कि जो रीतिबद्ध कवियों की जो विशेषताएं हैं हम वो सारी की सारी याद रख लेते हैं, वो हमें याद रहती है कि रीतिकाल के, क्योंकि साधारणतः जब हम रीतिकाल की प्रवृत्तियों की बात करते हैं तो ऐसी प्रवृत्तियां आती हैं जो अधिकतर रीतिबद्ध कवियों की है। रीतिकाल की प्रवृत्तियां हम किसकी पढ़ते हैं? रीतिकाल की पढ़ते हैं। जब रीतिकाल की प्रवृत्तियां पढ़ते हैं तो वो सारी की सारी प्रवृत्तियां क्या होती है, वो सारी की सारी प्रवृत्तियां रीतिबद्ध कवियों से संबंधित हम लिख जाते हैं, क्योंकि अधिकतर कवि रीतिबद्ध कवियों में ही आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब हमसे रीति सिद्ध कवियों की प्रवृत्ति के बारे में पूछ लिया जाता है कि रीति सिद्ध कवियों से संबंधित असंगत कथन है, उससे संबंधित प्रवृत्तियां पूछ ली जाती है, तो हम उसको रीति काल की प्रवृत्तियां समझकर उस पर बात करते हैं और वो प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। या रीति मुक्त कवियों से संबंधित असंगत है, या उनकी प्रवृत्तियां बताएंगे और हम क्या कर बैठते हैं कि वही मानकर, हम रीति काल की प्रवृत्तियां मानकर हम उस पर बात कर बैठते हैं, ठीक है ना। तो कहने से तात्पर्य है कि अगर जैसे रीति मुक्त की बात करें तो रीति मुक्त जो कवि थे, अब लिखा जाए कि लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। अब रीति मुक्त कवियों ने तो लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की थी, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि समस्या क्रिएट हो जाती है। उन्होंने तो सिर्फ नायिका के श्रृंगार का वर्णन किया था। जैसे रीतिमुक्त कवियों में एकमात्र घनानंद आते हैं प्रमुख रूप से, जिनका हम वर्णन पढ़ सकते हैं। अब घनानंद आते हैं तो घनानंद को तो शुक्ल ने श्रृंगारी कवि कहा है, श्रृंगारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है उन्होंने, ठीक है ना। तो जो श्रृंगारी कवि हैं वो, इनके बारे में स्पष्ट आचार्य शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि ये जो थे ना, इन्होंने लक्ष्य जो रस है, अलंकार है, वक्रोक्ति है, इनसे संबंधित क्या था कि अलग से ग्रंथ नहीं लिखे थे। इन्होंने क्या किया कि जब जो इन्होंने नायिका के श्रृंगार का वर्णन किया था उसमें जहाँ जिस अलंकार को आ गया वो अपने आप ही आ गया। इन्होंने अलग से लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की थी, ऐसा शुक्ल लिखते हैं। लेकिन हम नॉर्मली पढ़ जाते हैं, हम रीतिकाल की प्रवृत्तियों में क्या पढ़ते हैं कि इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। हमें लगता है कि हाँ, लक्षण ग्रंथों की रचना तो की थी। तो ये बातें जो है बड़े गौर से, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा ये सारी बातें गौर से, लेकिन ये पहले ही आपको बता दूं कि ये आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है कि रीतिबद्ध कवियों, रीतिकाल की प्रवृत्तियां हैं वो अलग हैं, वो सार्वजनिक हैं। वो प्रवृत्तियां रीतिबद्ध की भी हैं, रीति मुक्त की भी हैं और रीति सिद्ध की भी हैं। लेकिन जो विशेष बात है वो ये है कि रीतिबद्ध कवियों की प्रवृत्तियां अलग हैं, रीति मुक्त कवियों की प्रवृत्तियां अलग हैं, रीति सिद्ध कवियों की प्रवृत्तियां अलग हैं।
इनमें भी नीतिकार भी आ जाते हैं, उनको अलग है। जैसे शुक्ल कहते हैं कि जो सूक्तिकार थे, जो नीतिकार कवि थे, गाग थे, वृंद थे, बेताल थे, गिरधर थे, इनको आचार्य शुक्ल ने कहा है कि ये कवि ही नहीं थे, ये कवि ही नहीं थे, ये सिर्फ इनको हम केवल सूक्तिकार कहेंगे। अब ये लोग अब सोचेंगे कवि तो ऐसा कौन हो सकता है, कवि नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा है। तो ऐसी बातों पर गौर करनी है, ऐसी प्रवृत्तियों पर मैं अलग से आपको पढ़ा दूंगा, निश्चित रहे। आज की जो क्लास है वो रीतिकाल से संबंधित है। देखते हैं रीतिकाल। रीतिकाल रीति का अर्थ, रीति का शाब्दिक अर्थ है शैली, परंपरा, प्रणाली, पद्धति, तरीका, ढंग या मार्ग। ठीक है ना। रीति का शाब्दिक अर्थ है शैली, परंपरा, प्रणाली, पद्धति, तरीका, ढंग या मार्ग। ये लगभग ये अर्थ निकलते हैं रीति के। अब साधारणतः, वैसे तो मैं आज बता दूंगा आपको सारी बातें। साधारणतः रीति का अर्थ क्या है कि एक ऐसी रीति, एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी शैली, ठीक है ना, एक ही ऐसी शैली जिस पर सभी ने ग्रंथ लिखे, इसलिए उसे रीतिकाल नाम दिया गया। भी उन्होंने एक ही प्रकार की रीति, और वो रीति कौन सी थी? लक्षण ग्रंथों की रचना। वो कौन सी थी? लक्षण ग्रंथों की रचना। इस काल में जो अलंकार है, रस है, ठीक है ना, रीति है, काव्य गुण है, काव्य दोष है, नायिका भेद है, इस पर क्या है कि विस्तार से लिखा गया। इन लोगों ने अपने आप को, जैसे आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि रीति काल के जो कवि थे वो आचार्य नहीं थे, वो आचार्य बनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो आचार्य नहीं थे, वो कवि ही थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि आचार्य बनने का प्रयास किया था। सभी ने ही आचार्य बनने का प्रयास किया था, एक ही रीति का, मतलब लक्षण ग्रंथों की रचना की। अब ये लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं? लक्षण ग्रंथ होते हैं कि जैसे काव्य के जो अंग है, रस है, अलंकार है, रीति है, काव्य गुण है, काव्य दोष है, शब्द शक्ति है, ये सभी जो काव्य के अंग माने जाते हैं, इनके उन्होंने लक्षण और उदाहरण दिए, इनके अवयवों के, ठीक है ना, इनके अंगों के भेद, उपभेद, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताने का प्रयास किया। जैसा कि आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि इन्होंने क्या किया कि चंद्रलोक की एक पद्धति थी, ठीक है ना, चंद्रलोक की पद्धति कि पहले एक दोहा लिखो, वो किससे संबंधित? लक्षण से संबंधित। भी उसके अलंकार के क्या लक्षण होंगे, ठीक है ना, और नीचे उससे संबंधित अपना काव्य लिखिए। मतलब जिसकी आप रचना कर रहे हैं, जिस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, किसी को लेकर, किसी विषय को लेकर लिख रहे हैं, उस कहानी को कवित्त और स्वैयों में लिखे। इन्होंने लगातार यही किया। अब आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि इनके बारे में क्या था, बीच में मैं अब स्टार्ट हो गया तो आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की, लेकिन उस तरीके से नहीं कर पाए। कारण ये था कि तब तक गद्य का विकास नहीं हुआ था, और पद्य में पूरी तरह से तर्क वितर्क के साथ किसी बात को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। पद्य में तर्क वितर्क के साथ किसी बात को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। उसमें ऐसा मतलब काव्य में आप लोग इस तरह से बात को नहीं लिख सकते, पूरी तरह से उस बात को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इसलिए उन्होंने अधकिचरे से लक्षण दिए हैं, ऐसा आचार्य शुक्ल लिखते हैं रीति काल के कवियों के लिए। अब देखते हैं क्या है। तो वो थे लक्षण ग्रंथ, में बताने लग गया था बीच में। आचार्य वामन ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में, किसमें? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में रीति को काव्य की आत्मा कहा है। काव्य की आत्मा कहा है। वो क्या कहते हैं? रीतिरात्मा काव्यस्य, कि रीति की आत्मा काव्य है। लगभग 8वीं शताब्दी में इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा प्रतिष्ठापित किया था। किन्होंने? आचार्य वामन ने, ठीक है ना। आचार्य वामन ने, ये पुरानी परिभाषाएं हैं, ठीक है ना, ये 8वीं शताब्दी की। वामन ने क्या कहा था? संस्कृत में रीति को विशिष्ट पद रचना कहा जाता है।
एक विशिष्ट पद रचना जिसमें एक विशेष प्रकार के पद लिखे जाते हैं। आचार्य कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। किसने? आचार्य कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। आचार्य विश्वनाथ ने रीति को रस का उपकार करने वाली कहा है। सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, याद रख लें, ठीक है ना। सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, याद अवश्य रखें कि जो वामन है उनकी एक रचना आई थी 8वीं शताब्दी में, क्या नाम था? काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति नाम से एक रचना आई थी, ठीक है ना। उसमें उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा कहते हुए लिखा था कि रीतिरात्मा काव्यस्य, कि रीति की आत्मा, काव्य की आत्मा रीति है, ठीक है ना। काव्य की आत्मा जो है वो रीति है। कुंतक जो है उन्होंने रीति को मार्ग कहा था। कुंतक ने रीति को क्या कहा था? मार्ग। कै और गै का याद रख लेना। कुंतक ने रीति को क्या कहा था? मार्ग कहा था। और विश्वनाथ ने अपनी रचना साहित्य दर्पण में, विश्वनाथ की कौन सी रचना थी? साहित्य दर्पण। उसमें उन्होंने क्या कहा था? रस का उपकार करने वाली। साहित्य दर्पण रस से संबंधित रचना है विश्वनाथ की, उसमें इन्होंने रस का उपकार करने वाली कहा है, ठीक है ना। विश्वनाथ ने जो इनका साहित्य दर्पण है उसमें उन्होंने काव्य की परिभाषा दी है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रस को उत्पन्न करने वाले वाक्य ही काव्य है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस को महत्व देने वाले थे ये विश्वनाथ थे। इन्हीं की परंपरा पर रीतिकाल का प्रचलन प्रारंभ हुआ। यह रीतिकाल की पूरी परंपरा इन्हीं की परंपरा पर है। विश्वनाथ है, मम्मट है, ठीक है, आनंदवर्धन है। मम्मट, विश्वनाथ और आनंदवर्धन, इनकी परंपरा पर यह रीतिकाल की परंपरा चली थी। ऐसा कौन लिखते हैं? आचार्य शुक्ल लिखते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर भागीरथ मिश्र, यहाँ बात आ गई है बीच में तो थोड़ा सा बता दूं कि आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि रीतिकाल का प्रारंभ जो है वो केशवदास से नहीं, क्योंकि केशवदास ने अलंकार ग्रंथों की रचना की थी, वो चमत्कारवादी थे, ठीक है ना। वो अलंकारों का महत्व देते थे और जब तक केशव लिख रहे थे तब तक अलंकार और अन्य जो रस है आदि जो सभी है, अलंकार और अलंकार्य का भेद नहीं हुआ था। अलंकार और अलंकार्य का भेद नहीं हुआ था, ऐसा आचार्य शुक्ल लिखते हैं। तो केशव ने क्या किया था? केशव को शुक्ल ने अलंकारवादी कहा था। हालांकि डॉक्टर नगेंद्र ने बाद में कहा है कि शुक्ल जो है वो अलंकारवादी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अलंकार से संबंधित कवि प्रिया, रस से संबंधित रसिक प्रिया, छंद से संबंधित छंदमाल, इस प्रकार सभी प्रकार की रचनाएं उन्होंने लिखी थी। उन्हें अलंकारवादी कहकर इनसे रीतिकाल के प्रवर्तक के पद से हटाया नहीं जा सकता, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ है। लेकिन शुक्ल जो लिखते हैं वो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि शुक्ल क्या लिखते हैं कि रीतिकाल की जो परंपरा है वो शुक्ल के 50 वर्ष बाद प्रारंभ हुई थी। दो बातें, एक तो केशव के 50 वर्ष बाद प्रारंभ हुई। कैसे? वो ऐसे कि केशव का जो काल है वो 1556 से लेकर लगभग 1617 ईस्वी माना जाता है, और जो रीतिकाल का आरंभ है वो लगभग 1643 ईस्वी से प्रारंभ होता है। वो कब होता है? 1643 ईस्वी में। 1643 ईस्वी में, जैसे 1700 से 19 ईस्वी मानते हैं ना, 1700 उसमें से 57 घटाएंगे तो 1643, और 1643 में ही चिंतामणि की रचना रसविलास आई थी। यहीं से रीतिकाल का आरंभ माना जाता है शुक्ल के अनुसार। एक बात तो ये रही कि जो रीतिकाल की जो परंपरा है वो लगातार चलनी चाहिए ना। केशव के बाद बीच में 50 साल का अंतर आ गया था, एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण ये है कि केशव जिस आधार पर लिख रहे थे वो भाम्य, उद्भट और दंडी के आधार पर लिख रहे थे। भाम्य, उद्भट और दंडी की अलंकारवादी परंपरा थी। केशव की जो परंपरा थी, उन्होंने जिस प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे थे वो भाम्य, दंडी और उद्भट की परंपरा के थे। लेकिन बाद में जो निरंतर परंपरा चली थी वो चिंतामणि की परंपरा थी। चिंतामणि ने किसके आधार पर लिखे थे? उन्होंने मम्मट, विश्वनाथ और आनंद दर्पण की रस प्रदान, ठीक है ना, रस प्रदान परंपरा का अनुकरण किया था। तो जो केशव की परंपरा थी वो अलंकारवादी थी, और जो चिंतामणि की परंपरा थी वो रसवादी थी, और बाद के सभी कवियों ने चिंतामणि की परंपरा का
ठीक है ना, अनुकरण किया था, इसलिए चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक कहना चाहिए। और दो कारण मैंने बता दिए, एक 50 वर्ष वाला और एक ऋतिक अलंकार और रस वाला। केशव की परंपरा जो थी वो अलंकारवादी थी और दूसरों की जो परंपरा थी वो रसवादी परंपरा थी। इस कारण से चलते हैं आगे। डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र रीति से तात्पर्य, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। रीति से तात्पर्य उन लक्षण ग्रंथों से है जिनमें रस, अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि के भेद, स्वरूप, अवयव आदि के लक्षण दिए हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र क्या कहते हैं कि रीति से तात्पर्य उन लक्षण ग्रंथों से है, रीति से तात्पर्य उन लक्षण ग्रंथों से है जो रीतिकाल के कवियों ने लिखे थे। किन लक्षण ग्रंथों से? तो लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं ये मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर देख लो। लक्षण ग्रंथों में क्या होता है कि रस, अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि की, रस, अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि के भेद, स्वरूप, अवयव आदि के लक्षण दिए हैं। उसमें इनके लक्षण दिए जाते हैं। लक्षण समझ रहे होंगे, मतलब उनके बारे में बताया जाता है, उसकी परिभाषा दी जाती है और कैसे उसको पहचाना जा सकता है वो दिया जाता है उसमें, ठीक है ना। कि उसको रस है तो रस का जो भेद है उन भेदों को कैसे पहचाना जा सकता है, कितने भेद होते हैं, रस की परिभाषा क्या होती है, रस के कितने भेद होते हैं, उन भेदों के उपभेद कितने होते हैं, उसका स्वरूप क्या है, उसके अंग क्या है, इन सब को कैसे पहचाना जा सकता है, ये सारी बातें जो है इसमें की जाती हैं। डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं? काव्य रचना संबंधी नियम के पालन को रीति कहते हैं। काव्य रचना संबंधी नियम के पालन को रीति कहते हैं। काव्य रचना में जिन नियमों का पालन किया जाता है उसे रीति कहते हैं। अब आता है रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल के नामकरण की मैं बात करता हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल और उत्तर मध्यकाल दो नाम दिए हैं। वैसे तो आचार्य शुक्ल ने सभी को दो नाम दिए हैं। दोहरे नामकरण की पद्धति का प्रारंभ अगर पूछा जाए कि किसने किया था तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। इन्होंने दोहरे नामकरण किए थे। इन्होंने रीतिकाल को रीतिकाल भी कहा है और उत्तर मध्यकाल भी कहा है। इसका काल क्या माना है? 1700 से 1900 माना है। कहने से तात्पर्य यह है कि 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक, ठीक है ना। रीतिकाल का जो काल विभाजन किया है, जो काल माना है वो 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी माना है। इन्होंने दो नाम दिए हैं, रीतिकाल और उत्तर मध्यकाल। इसके अलावा वो कहते हैं कि रीतिकाल में अधिकतर श्रृंगार से संबंधित रचनाएं हुई थी, इसलिए इसको कोई श्रृंगार युग भी कहना चाहे, इसको कोई श्रृंगार युग भी कहना चाहे तो वो कह सकता है। इसको कोई श्रृंगार युग भी कहना चाहे तो वो कह सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? इसे श्रृंगार काल नाम दिया है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? श्रृंगार काल नाम दिया है। मिश्र बंधुओं की बात करें तो इन्होंने अलंकृत काल नाम दिया है। मिश्र बंधुओं की बात करें तो इन्होंने अलंकृत काल नाम दिया है रीतिकाल को। याद रख लेना, ये नाम पूछे जाते हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल नाम दिया है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल नाम दिया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने श्रृंगार या रीति युग कहा है। श्रृंगार युग या रीति युग नाम दिया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी श्रृंगार युग या रीति युग नाम दिया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की बात करें तो शास्त्रीय मुक्तक परंपरा, शास्त्रीय मुक्तक परंपरा नाम दिया है। पढ़ा है, सारे इतिहास यही पढ़े हैं अभी। ये है द्वितीय खंड, ये है प्रथम खंड। क्या कहता है प्रथम खंड? ये देख लीजिए, शास्त्रीय मुक्तक परंपरा।
या शास्त्रीय मुक्तक या रीति काव्य परंपरा भी कह सकते हैं इसे। शास्त्रीय मुक्तक परंपरा या रीति काव्य भी कह सकते हैं इसे। आगे चलते हैं हम। शंभुनाथ सिंह, शंभुनाथ सिंह इसके हर्ष काल मानते हैं, मतलब यहाँ पर सभी चीज का हर्ष हो गया था तो वो ऐसा कुछ मानते हैं। भगीरथ मिश्र जो है रीति श्रृंगार युग नाम देते हैं। भगीरथ मिश्र जो है रीति श्रृंगार युग नाम देते हैं। राम खिलावन पांडे संवर्धन काल नाम देते हैं। राम खिलावन पांडे क्या नाम देते हैं? संवर्धन काल नाम देते हैं। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ साहित्य शास्त्रीय काल कहते हैं। साहित्य शास्त्रीय काल कहते हैं। राम प्रसाद मिश्र भी शास्त्रीय काल कहते हैं। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ साहित्य शास्त्रीय काल कहते हैं। राम प्रसाद मिश्र शास्त्रीय काल कहते हैं। प्रमुख रूप से आपको आचार्य शुक्ल का लिखना है। आचार्य शुक्ल के बारे में ये कथन भी आता है कि इस काल में अधिकतर रचनाएं श्रृंगार से संबंधित हुई थी, अतः इस युग को कोई श्रृंगार युग कहना चाहे, श्रृंगार काल कहना चाहे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो उन्होंने एक तरह से 3 नाम दिए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रीति काल और उत्तर मध्य काल और श्रृंगार काल, एक तरह से, ठीक है ना। और वैसे पूछा जाए, सीधा पूछा जाए कि श्रृंगार काल किसने कहा था तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आएगा। सीधा पूछा जाए कि श्रृंगार काल किसने कहा था तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आएगा। कला काल पूछा जाए, अगर कला का अलंकृत काल पूछा जाए, अलंकृत काल पूछा जाए तो मिश्र बंधु विनोद आएगा। मिश्र बंधु विनोद अलंकृत काल। कला काल कहा जाए तो कमल कुल श्रेष्ठ आएगा। कला काल कहा जाए रमाशंकर शुक्ल रसाल, सॉरी रमाशंकर शुक्ल रसाल आएगा कला काल कहा जाए तो। ये प्रमुख है, ये आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। उसके अलावा राम खिलावन पांडे का संवर्धन काल है, यह भी ध्यान रखना है। राम खिलावन पांडे का संवर्धन काल, ये नाम आपने ध्यान रखना है। शुक्ल की बात करें तो शुक्ल ने रीति काल को 2 ही भागों में बांटा है, रीतिबद्ध कवि और रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि, ठीक है ना। रीति काल के रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि, रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि। 1 मिनट, 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड। हाँ, रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि, रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि 2 ही भागों में बांटा है। रीति काल के नामकरण के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है, गौर लगाकर सुन लेना, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बातें हैं, इनकी परीक्षाओं में पूछी जाएंगी। रीति काल के नामकरण के संबंध में बच्चन सिंह जी का कथन है। किसका कथन है ये? बच्चन सिंह जी का कथन है कि रीति काल वस्तु, शैली, छंद, रूप विधान में भक्ति काल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है। बच्चन सिंह जी क्या लिखते हैं कि रीति काल जो है वो वस्तु, शैली, छंद, रूप विधान, वस्तु, शैली, छंद, रूप विधान में भक्ति काल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है। यह अपने आप में स्वतंत्र काल है, कोई समस्या नहीं है। इसे उत्तर मध्य काल कहना गणितीय भ्रमोत्पादन है। इसे उत्तर मध्य काल कहना, इसे उत्तर मध्य काल कहना गणितीय भ्रमोत्पादन है। यहां भी उत्तर मध्य काल किसने कहा था? आचार्य शुक्ल ने कहा था और इन्होंने उसका विरोध कहा था कि अगर कोई उत्तर मध्य काल कहता है तो यह गणितीय भ्रम उत्पन्न करता है। शुक्ल जी इसे 2 भागों में बांटते हैं। बच्चन सिंह लिखते हैं शुक्ल जी इसे 2 भागों में बांटते हैं, रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि, ठीक है। अभी हम पढ़ कर आए हैं अन्य कवि जो है। अब बच्चन सिंह क्या लिखते हैं कि अन्य कवि जो है एक गोल शब्द है, इस कोटि में अर्थ की दृष्टि से हल्के कवि आएंगे। घनानंद को शुक्ल जी रीति काल के सर्वोत्कृष्ट कवियों में मानते हैं, फिर उन्हें अन्य कवियों की बिरादरी में क्यों बिठाया जाता है? यहां पर उनकी इतिहास दृष्टि में खोट दिखाई पड़ती है। इस बात से तो बच्चन सिंह जी की इस बात से तो हम भी सहमत हैं कि शुक्ल जी क्या है, घनानंद को
श्रेष्ठ कवियों की कोटि में मानते हैं। वो कहते भी श्रृंगार के अन्य ग्रंथकार जो कवि है उनको शुक्ल ने 5-6 भागों में बांटा है, उनमें एक श्रृंगार कवि माना है। जो श्रृंगार कवि है अन्य कवियों में, उनमें उनको सर्वश्रेष्ठ कवि माना है, ठीक है ना। और वैसे भी गणानंद को सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक मानते हैं शुक्ल, लेकिन उनको अन्य कवि में रखते हैं। अब जैसे ही हम देखते हैं, आप साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति अगर किसी को अन्य में रख रहा है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो है नॉर्मल कवि है जिनका कोई महत्व नहीं है। तो अन्य कवि आते ही तो तब वो बच्चन सिंह कहते हैं कि अगर गणानंद सर्वश्रेष्ठ कवि थे तो उनको अन्य कवियों में क्यों रखा, क्योंकि अन्य कवि तो एक गोल शब्द है जिसके अंदर जो बचे खुचे कवि होते हैं उन सबको उसमें डाल दिया जाता है। तो इस बात से बच्चन सिंह जी की हम सहमत है। बच्चन सिंह जी अक्सर शुक्ल जी से टकरा जाते हैं, क्योंकि जो कह सकते हैं कि शुक्ल जो है, ठीक है ना, शुक्ल जो है वो संस्कृतिवादी है, ठीक है ना, और बच्चन सिंह जो है वो मार्क्सवादी है। इसलिए दोनों की टकराट हमेशा रहती है। शुक्ल जी, बच्चन सिंह जी लिखते हैं कि न तो शुक्ल के इतिहास को लेकर नया इतिहास लिखा जा सकता है और न ही उसे छोड़कर लिखा जा सकता है। यहाँ वो 50-50 कर जाते हैं, लेकिन एक जगह वो पूरी तरह से शुक्ल को नकार जाते हैं। वो ये है कि जिन्हें शुक्ल के इतिहास के अलावा और कुछ सुझाई नहीं पड़ता है। बच्चन सिंह जी क्या लिखते हैं कि जिन्हें शुक्ल के इतिहास के अलावा और कुछ सुझाई नहीं पड़ता है उन्हें अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। शुक्ल के इतिहास के अलावा कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा है, उन्हें आंखों का इलाज कराना चाहिए, लेकिन शुक्ल के बिना भी नहीं हो सकता शुक्ल को देकर, क्योंकि हम माने तो भारतेंदु युग तक तो शुक्ल से काम चल जाएगा, लेकिन भारतेंदु काल के बाद का जो काल है वो शुक्ल से नहीं चलने वाला है। उसके लिए हमें विशेष रूप से नगेंद्र पढ़ना पड़ेगा। प्रवृत्ति की दृष्टि से वे एक को रीतिबद्ध कहते हैं और दूसरे को रीति मुक्त कहते हैं। इसके आधार पर रीतिबद्ध, रीति सिद्ध आदि अवैज्ञानिक उपविभाजन होते रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि रीति निर्मुक्त कोई नहीं है। वो कहते हैं, बच्चन सिंह कहते हैं कि शुक्ल क्या करते हैं, प्रवृत्ति की दृष्टि से इनको एक को रीतिबद्ध कहते हैं, ये जो रीति ग्रंथकार है ये रीतिबद्ध, और अन्य कवि रीति मुक्त कवि कह देते हैं इनको। और इसी के आधार पर कुछ विभाजन हुआ है, जैसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इन सब को बच्चन सिंह ने अवैज्ञानिक कहा है। और वो कह रहे हैं कि रीति निर्मुक्त कोई नहीं है। अब वो आगे अपनी बात रखेंगे, मुझे भी ठीक लगी। रीतिकाल नाम इसी को लेकर सार्थक होता है, रीति मुक्त होकर कोई रीतिकालीन कवि कैसे होगा। हमने नाम रखा है रीतिकाल और उसमें हम कवियों को ले रहे हैं रीति मुक्त। अब रीतिकाल का कवि होकर रीति मुक्त कैसे हो सकता है, वो तो अलग हो सकता है, ठीक है ना। बच्चन सिंह जी कहते हैं कि रीतिकाल का कवि होकर रीति मुक्त कैसे हो सकता है। उनका कहना है कि रीतिकाल का कोई भी कवि रीति निर्मुक्त नहीं था, बस फर्क इतना था कि कुछ कवि रीति से बंधे हुए थे और कुछ कवि रीति से मुक्त थे, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने दो भागों में बांट दिया कि बद्ध रीति कवि और मुक्त रीति कवि। जो रीति से बंधे हुए थे, जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी, ठीक है ना, उसी तरीके से एक परंपरा से ही जो एक रीति से लक्षण ग्रंथों की रचना करने की जो परंपरा थी, प्रणाली थी, शैली थी, पद्धति थी, उससे जो बंधे हुए थे वो बद्ध रीति कवि। और जिन्होंने इसका प्रयोग तो किया था, ठीक है ना, लेकिन वो बंधे हुए नहीं थे, ठीक है ना, तो वो थे मुक्त रीति कवि। उन्होंने बद्ध और उसको बाद में लगा दिया है। रीतिबद्ध और रीति मुक्त को मैंने उल्ट दिया। बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि रीतिबद्ध को और रीति मुक्त को मैंने उल्ट दिया है, यानी रीतिबद्ध को क्या कर दिया, बद्ध रीति, और रीति मुक्त को क्या कर दिया, मुक्त रीति कहा है। गणानंद ठाकुर बोधा आदि रीति से सर्वथा मुक्त नहीं है, उनमें रीति तत्व है, ठीक है ना, उनमें रीति तत्व है, संगत है संगत, पर उसकी बद्धता नहीं है। इस नाम से निरंतर भी बना रहता है और उसका बदलाव भी। रीति से मुक्त होने के लिए जिसने जितना अधिक संघर्ष किया है उसकी संवेदना उतनी ही घनीभूत हो पाई है। इस काल में हिंदी शैली की उर्दू कविताएं लिखी जा रही थी, जिनकी भाषा खड़ी बोली और आत्मा सेक्युलर है, उन्हें भी इस इतिहास में स्थान दिया गया है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। नगेंद्र के अनुसार
ऋतुकालीन साहित्य आज जिन स्रोतों से उपलब्ध होता है उन्हें 3 वर्गों में रखा जा सकता है। वो कौन कौन से हैं 3 वर्ग? नगेंद्र के अनुसार, नगेंद्र के हिंदी साहित्य के अनुसार, इसे भगीरथ मिश्र के अनुसार भी मान सकते हो और नगेंद्र के अनुसार, क्योंकि इसमें जो तथ्यात्मक जानकारी दी गई है वो भगीरथ मिश्र की है और नगेंद्र ने संपादन किया है और ये लिया गया है डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास से। तो 3 वर्गों में रखा जा सकता है। देश के विभिन्न पुस्तकालय, वे लोग जिन्होंने अपने पास अनेक हस्तलिखित एवं प्रकाशित ग्रंथ एकत्र कर रखे हैं, पुरानी एवं नई प्रकाशन संस्थाएं। ऋतुकालीन साहित्य आज जिन स्रोतों से उपलब्ध होता है, ऋतुकालीन साहित्य आज जिन स्रोतों से उपलब्ध होता है उन्हें 3 वर्गों में रखा जा सकता है। देश के विभिन्न पुस्तकालय, ठीक है ना, देश के विभिन्न पुस्तकालय या वे कवि जिन्होंने अपने पास हस्तलिखित या प्रकाशित ग्रंथों को एकत्र कर रखा है, हस्तलिखित या प्रकाशित ग्रंथ एकत्र कर रखे हैं, और या प्राचीन और नवीन प्रकाशन संस्था, ये 3 जगह है। और इन 3 स्रोतों से उपलब्ध सामग्री को डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में, इन 3 स्रोतों से उपलब्ध सामग्री को डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से है? मुक्त काव्य, प्रबंध काव्य और नाटक। इन 3 स्रोतों से जो सामग्री मिली है उनको 3 भागों में बांटा गया है। प्रबंध काव्य, ठीक है ना, मुक्त काव्य और नाटक। प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य और नाटक, ठीक है ना। हम पहले मुक्त काव्य, प्रबंध काव्य, नाटक ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि मुक्त काव्य अधिक है, प्रबंध और नाटक कम है। हमें प्रबंध और नाटक अलग से पढ़ाऊंगा मैं। प्रबंध और नाटक आप याद रख लेना, जैसे ही पूछेंगे। नाम मात्र के प्रबंध है 10 या 11 है और नाटक तो 5 या 7 नाटक है, ठीक है ना। यह भी अलग ध्यान रखना है, प्रबंध काव्य और नाटक का रट्टा मार लेना है। इससे संबंधित संगत असंगत में पूछा जा सकता है कि यह रचना प्रबंध काव्य है या मुक्त काव्य है, ऐसा पूछा जा सकता है कि यह रचना प्रबंध काव्य है, यह रचना मुक्त काव्य है, यह नाटक है, तो ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें प्रबंध और नाटक का अच्छे से रट्टा मार लेना है। इसके अलावा बाकी क्या रहेंगे? सारे मुक्तक रहेंगे। और ये जो सामग्री प्राप्त हुई है इसको हम प्रवृत्ति के आधार पर, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के अनुसार इसको 5 भागों में बांटा जा सकता है। प्रवृत्ति के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर 5 भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन सी है? रीति काव्य, नीति काव्य, रीति मुक्त काव्य, वीर काव्य और भक्ति काव्य, ठीक है ना। रीति काव्य, नीति काव्य, रीति मुक्त काव्य, वीर काव्य और भक्ति काव्य। अब ये जो चीजें हैं ना, सबने घुमा फिरा के दी है। ये सारी की सारी चीजें किस में आती है? शुक्ल के इतिहास में भी मिल जाती है, ठीक है ना। शुक्ल ने जो रीतिकाल को कैसे बांटा है? 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से 2 भागों में बांटा है? पहला भाग है रीति ग्रंथकार कवि, और दूसरे भाग की बात करें तो रीतिकाल के अन्य कवि। जो रीतिकाल के अन्य कवि हैं इसको भी आगे वो 6 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? 6 भागों में बांट देते हैं। उसमें प्रबंध काव्य लिखने वाले और चलते हुए प्रबंध काव्य लिखने वाले, श्रृंगारिक कवि और नीतिकार या सुक्तिकार, भक्ति कवि और वीर कवि, इस तरह से जो ये चीजें, ये सारी की सारी, बस उनका तरीका अलग है। नाम मैं बोल देता हूं एक बार, यही नाम है, ठीक है ना। श्रृंगारी कवि, कथा प्रबंधकार। श्रृंगारी कवि जो है, पहले श्रृंगारी कवि बांटते हैं, फिर कथा प्रबंधकार, फिर वर्णनात्मक प्रबंधकार। श्रृंगारी कवि, कथा प्रबंधकार, वर्णनात्मक प्रबंधकार। लिख देता हूं, कोई बात नहीं है। एक बार किसी ने कहा था कि सर लिख दिया करो, तो लिख देता हूं, ठीक है ना। क्या है? आचार्य शुक्ला अनुसार रीतिकाल विभाजन, ठीक है ना। आचार्य शुक्ला अनुसार रीतिकाल
विभाजन। अब रीतिकाल की बात करें तो उन्होंने कितने भागों में बांटा है? इसे 2 भागों में बांट दिया है। पहला भाग कौन सा है? रीति ग्रंथकार कवि। जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हैं वो सभी इसमें लिए उन्होंने, रीति ग्रंथकार कवि। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और 2 नंबर पर आते हैं रीतिकाल के अन्य कवि। अब रीतिकाल के अन्य कवियों की बात करें तो इसी में उन्होंने क्या किया है? इसे 6 भागों में बांटा है, 6 भागों में। वो कौन कौन से है वो भी देख लेते हैं। 1 नंबर पर आता है श्रृंगारी कवि, 2 नंबर पर आता है कथा प्रबंधकार, कथा प्रबंधकार। 3 नंबर पर आता है वर्णनात्मक प्रबंधकार। 4 नंबर पर आता है सूक्तिकार। 5 नंबर पर आता है भक्ति कवि। और 6 पर आता है वीर रस के कवि। ये 6 भागों में इन्होंने बांटा है। श्रृंगारी कवि, कथा प्रबंधकार, वर्णनात्मक प्रबंधकार, सूक्तिकार, भक्ति कवि, वीर रस के कवि। अब जो श्रृंगारी कवि है इसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ किसको माना है? घनानंद को। किसको माना है? घनानंद को इसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। सर्वश्रेष्ठ कवि, ठीक है ना। अब सूक्तिकार की बात करें तो सूक्तिकार जो है वो कौन कौन से है? घाघ है, बेताल है, वृंद है, गिरधर है। इनको उन्होंने सूक्तिकार माना है, लेकिन इनको उन्होंने कवि नहीं माना। वो कहते हैं कि ये कवि नहीं सूक्तिकार हैं, ये कवि नहीं सूक्तिकार हैं, ये नीति कवि हैं। और भक्ति की बात करें तो भक्ति में उन्होंने पद्माकर का नाम लिया है। किसका नाम लिया है? पद्माकर का नाम लिया है। अपने कहीं और चल रहे थे। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। कौन कौन से? डॉक्टर नगेंद्र ने प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल को 5 भागों में बांटा है। रीति काव्य, नीति काव्य, रीति मुक्त काव्य, वीर काव्य और भक्ति काव्य। रीति काव्य, नीति काव्य, रीति मुक्त काव्य, वीर काव्य और भक्ति काव्य, ठीक है। याद रह जाएगा आपको। रीतिकाल विभाजन। रीतिकाल विभाजन की बात करें तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का विभाजन किया है। रीतिकाल को 2 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध को उन्होंने आगे 2 भागों में बांट दिया, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, इसी तरह से बनता है क्या? एक बार और चेक कर लेता हूं मैं। ठीक है, ये बनता है। रीतिबद्ध और हथियार सारे अपने पास ही हैं। हाँ, बस इसी तरह से विभाजन किया है। रीतिकाल, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, और उसके बाद आ जाता है रीति सिद्ध और रीति मुक्त। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे चलते हैं हम बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने रीतिकाल का विभाजन कैसे किया है? बच्चन सिंह ने रीतिकाल का विभाजन किया है बद्ध रीति कवि, बद्ध रीति कवि और मुक्त रीति कवि। बद्ध रीति कवि और मुक्त रीति कवि। बद्ध रीति में रीति चेतस और काव्य चेतस। बद्ध रीति में रीति चेतस और काव्य चेतस। मुक्त रीति में क्लासिकल और स्वच्छंद। क्लासिकल और स्वच्छंद, ठीक है ना। बद्ध रीति में रीति चेतस और काव्य चेतस। मुक्त रीति में क्लासिकल और स्वच्छंद। ये इन्होंने भेद किया, याद रख लेना, महत्वपूर्ण है। रीति चेतस, काव्य चेतस। बद्ध रीति में रीति चेतस और काव्य चेतस। बद्ध रीति में रीति चेतस, काव्य चेतस। मुक्त रीति में क्लासिकल और स्वच्छंद।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को 3 प्रकरणों में विभाजित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकरणों में विभाजित है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास भी प्रकरणों में ही विभाजित है। प्रकरण 1 में इन्होंने क्या दिया है? सामान्य परिचय दिया है। प्रकरण 2 में इन्होंने क्या दिया है? रीति ग्रंथकार कवि दिए हैं। प्रकरण 3 में रीतिकाल के अन्य कवि। इस तरह से रीतिकाल को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल के कवियों को विभाजन इस प्रकार किया है: रीतिबद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। रीतिकाल शब्द का प्रयोग हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रख लेना, रीतिकाल शब्द का प्रयोग हालांकि शुक्ल से पूर्व डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कर दिया था। रीतिकाल शब्द का प्रयोग हालांकि शुक्ल से पूर्व डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कर दिया था, लेकिन प्रवृत्ति विशेष के संदर्भ में, काल विशेष के संदर्भ में नहीं किया था, प्रवृत्ति विशेष के संदर्भ में किया था। जब हम जॉर्ज ग्रियर्सन के देखते हैं ना, उनका हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो लिखते हैं कि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की 12 विशेषताएं बताई है, उनके अंदर रीति से संबंधित आता है। रीतिकाल में राजभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीतिकाल में क्या है? राजभाषा तो थी फारसी और काव्य भाषा ब्रज थी। रीतिकाल में राजभाषा, क्योंकि किनका राज था? मुगलों का राज था, इसलिए राजभाषा तो क्या थी? फारसी थी, और काव्य भाषा क्या थी? ब्रज थी। भक्ति काल में कुछ कवियों ने रीतिकाल ग्रंथ लिखे थे। भक्ति काल में कुछ कवियों ने भक्ति काल में रीति ग्रंथ लिखे थे। उनमें कृपाराम का हित तरंगिणी, ठीक है ना, रस से संबंधित रचना है ये। कृपाराम की हित तरंगिणी 1543 ईस्वी में लिखी गई थी। सूरदास की साहित्य लहरी, नंददास की रस मंजरी, कर्णेश कवि की कर्णाभरण, श्रुति भूषण, भूप भूषण, तीनों के तीनों अलंकार ग्रंथ हैं। तीनों के तीनों अलंकार ग्रंथ हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल के सामान्य साहित्य को स्वरूप की दृष्टि से 4 भागों में बांटा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल के सामान्य साहित्य को स्वरूप की दृष्टि से 4 भागों में बांटा है: रीतिकाल, रीतिमुक्त काव्य धारा, नीति काव्य, क्षीयमाण दीप्ति की कविता। ये 4 भाग: रीतिकाल, रीतिमुक्त काव्य धारा, नीति काव्य, क्षीयमाण दीप्ति की कविता। रीतिकाल, रीतिमुक्त काव्य धारा, नीति काव्य और क्षीयमाण दीप्ति की कविता, इन 4 भागों में इन्होंने बांटा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे परिस्थितियां। किसी भी समस्या के लिए 63 771 24 802 पर आप मैसेज करेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद की जो क्लास है राजस्थान की जो रीतिकाल की जो राजनीतिक या सामाजिक परिस्थितियाँ वो रहेगी। ये हमारी पुस्तक है, ठीक है ना। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन है। संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना ऐप है, वहाँ पर प्ले स्टोर पर जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर एक फ्री नोट्स नाम से फोल्डर है, वहाँ पर ये क्लासेस जो है इनके नोट्स PDF वगैरह वहाँ पर आपको निःशुल्क मिलेगी। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, संकुल मार्गदर्शन के नाम से टेलीग्राम है, उसे ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि उस पर क्लासेज ज़रूर आती हैं क्रम से, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।